तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आपका लोकतांत्रिक का चैप्टर नंबर 1, जो कि है सत्ता की साझेदारी है। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैप्टर को शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको चैप्टर का थोड़ा परिचय दे दूं। तो इस चैप्टर में हमें जो है वो सत्ता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है सत्ता काम करती है, कैसे कैसे उनकी जो शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं। और जो हमारी सत्ता है उसकी शक्तियां इसलिए बटी हुई हैं क्योंकि अगर शक्तियों को नहीं बांटा जाएगा तो एक ही व्यक्ति अपना शासन चलाएगा और अपनी मनमानी करेगा। तो आज इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने सबसे पहला उदाहरण आता है और इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है बेल्जियम और श्रीलंका, यानी हम यहाँ पर जो दो देशों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो सत्ता में साझेदारी है, कैसे कैसे इनको सुधारा गया। तो सबसे पहले बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। यानी जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है और जो है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है, यानी हरियाणा से भी छोटा। तो सोच सकते हैं आप कि वो देश कितना छोटा होगा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं, यानी इन देशों से जो है इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। यानी इसकी जो आबादी है देश की वो हरियाणा की आबादी से आधी है, यानी इसकी जनसंख्या भी बहुत कम है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है, यानी यहाँ के जो जातीय लोग हैं बहुत से समूहों में बटे हुए हैं और उनको साथ लेकर चलना बहुत कठिन कार्य है। देश की कुछ आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, यानी यहाँ पर जो है वो एक तरह के लोग 59% लोग जो हैं वो यहाँ पर फ्लेमिश में रहते हैं। फ्लेमिश एक जगह है और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार मैप दिखा दूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो ये जो है बेल्जियम का मैप है जिसमें कि ये आपकी राजधानी है और अभी जिस फ्लेमिश के बारे में हमने पढ़ा ये आपका येलो एरिया, और उसके बाद आपका जो वेलोन आएगा यहाँ पर, ये आपका वेलोन होगा जिसमें फ्रेंच के लोग हैं, और ये राजधानी आपकी ब्रुसेल्स, और यहाँ पर जो है वो जर्मन भाषी लोग जो जर्मनी में रहते हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, यानी अभी भी जो मैंने आपको वेलोनिया दिखाया उसमें देश के 40% आबादी रहती है और कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच। यानी इसमें दो तरह के लोग थे, एक तो डच भाषा बोलने वाले, एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, यानी अब जो 1% बचे, यानी 59% वो हो गए और 40% वो हो गए। तो अब जो 1% लोग बचे वो कहाँ? वो जर्मनी भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी जो राजधानी है इसकी उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। पूरे देश में तो सबसे ज़्यादा डच भाषा बोली जाती है, लेकिन अगर राजधानी की भी बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंच भाषा बोली जाती है और उसके बाद 20% जो है वो डच भाषा बोली जाती है। यानी राजधानी में किसका वर्चस्व था? वहाँ पर फ्रेंच भाषी लोगों का। और जो आप पूरा देश था उसमें किसका वर्चस्व था? डच भाषी लोगों का। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है। आपको पता है कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो संख्या में कम है, और वो कम है लेकिन भले ही वो आबादी में कम हो लेकिन जो है वो ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। यानी बहुत दिनों से जो डच लोग थे इसके खिलाफ थे, उनको बहुत नाराज़गी थी कि सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो समृद्ध हैं वो फ्रेंच भाषी लोग हैं और हमारी संख्या ज़्यादा है, फिर भी जो है हम ठीक से अपने देश में रह भी नहीं सकते। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और इसी की वजह से जो है 1950 से 1960 के दशक में वहाँ पर उन दोनों पक्षों के बीच में तनाव बढ़ गया। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया और इन दोनों का जो टकराव था उसका सबसे ज़्यादा
प्रभाव कहाँ पड़ा? राजधानी में, यानी वहाँ की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। यानी जो डच भाषी लोग थे वो संख्या में तो ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास जो थे अल्प, जो वो कमज़ोर थे हर मामले में। उनके पास समृद्धि भी कम थी, उनके पास संसाधन भी कम थे। और जो फ्रेंच भाषी थे जिनकी संख्या कम थी, उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं थी। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब यहाँ पर एक और देश की बात आ जाती है, जो कि है आपका श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आपका दक्षिणी तट यानी तमिलनाडु की साइड है, साउथ साइड में है ये, और वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। यानी इस देश की जो पूरी आबादी है वो हमारे देश हरियाणा राज्य की आबादी के बराबर है। और बेल्जियम की आबादी कितनी थी? हरियाणा की आबादी से आधी। और श्रीलंका की कितनी है? हरियाणा की आबादी के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। और जैसे हर दक्षिण एशिया में जैसे जैसे बहुत सारे देश हैं, तो जैसे जैसे उनमें लोग समूहों में वर्गीकृत किए हैं, वैसे ही श्रीलंका में भी कई समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग हैं वो कौन है? सिंगली लोग, जिनकी आबादी देश में 74% है। वो यानी श्रीलंका की आबादी में 74% लोग जो हैं वो सिंगली हैं। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, यानी उसके बाद जो है तमिल आते हैं, जिनकी आबादी 18% है, यानी 74% सिंगली लोग और 18% तमिल लोग। और तमिलों में भी जो है वो 2 तरह के तमिल हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी वहाँ के जो 13% तमिल हैं वो तो वहाँ के खुद के हैं, और बाकी जो 5% तमिल हैं, जो 18% थे जिसमें से 13 जो थे वहीं के थे, तो बाकी जो 5 बचे अब औपनिवेशिक शासन काल, यानी जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, तब कुछ लोग जो थे तमिल के वो भारत से श्रीलंका आ गए थे, और उनकी आगे पीढ़ी बढ़ी तो उनकी जो संतानें थी बाकी वो तमिल थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यानी अब एक और बार पहले श्रीलंका का नक्शा देख लेते हैं। तो ये जो है वो श्रीलंका का नक्शा है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्रीलंकाई तमिल है। और उसके बाद ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं ये जो है वो मुसलमान हैं यहाँ के। और उसके बाद जो भारतवंशी तमिल हैं, जो भारत से गए हैं, वो ये हैं। और सिंगली लोग जो हैं वो ये येलो वाले हैं, और ये जो हैं वो भारतवंश के तमिल हैं। तो ये हमने समझ लिया। आइए आगे पढ़ते हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। यानी जो सिंगली लोग हैं अधिकतर वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो कौन है? बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो कि सिंगली लोग हैं वहाँ के। और बाकी जो तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वह सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जो वहाँ की दूसरी जाति है, जो वहाँ का दूसरा धर्म है, जो ईसाई धर्म है वहाँ का, वो 7% देश की आबादी में आता है। और सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा का उपयोग वो कर सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। यानी बेल्जियम में क्या हुआ था कि डच भाषी लोग ज़्यादा थे, तो वो चाहते चुनाव करा के अपनी पार्टी को जिता देते, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे, तो अपनी पार्टी को जिता के वो अपनी मनमानी करते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। अब वो ऐसा करते डच भाषी लोग, तो उनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी, जो टकराव था, वो और भी बढ़ जाता। संभवतः इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। अब इससे क्या होता कि दोनों देश तो आपस में बट जाते, लेकिन वहाँ की जो राजधानी थी, अब दोनों कहते कि भाई हम इस राजधानी पर कब्जा करेंगे और हम इस राजधानी पर कब्जा करेंगे, तो दोनों आपस में लड़ते, तो इससे टकराव और बढ़ जाता। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था, और वह लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। और श्रीलंका में क्या था कि सिंगली लोग ज़्यादा थे, तो वो चाहते तो वो भी अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। और अब ये आगे देखेंगे हम कि दोनों देशों में क्या हुआ, कि इसमें जो है वो
गृह युद्ध हुआ, किस में लड़ाई हुई और किस में जो है शांति से इस मसले को हल कर लिया गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यानी श्रीलंका में जो बहुसंख्यक यानी जो सिंगली लोग थे ज़्यादा संख्या में, उन्होंने कैसे अपनी इच्छाएं अपनी थोपी वहाँ के तमिल लोगों पर। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी सन 1948 में श्रीलंका को जो है वो आज़ादी मिली। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी जो वहाँ के सिंगली समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपने ही नेता खड़े कर दिए और जो है शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी शासन को जो है अपने हाथों में हमेशा के लिए लेना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। यानी अब लोगों को पता था कि यहाँ पर जो है सिंगली ज़्यादा संख्या में, तो उन्होंने जो है सिंगलियों के हित में काम किया, जिससे उनकी पार्टी जीती गई। अब था तो वहाँ लोकतंत्र ही, क्योंकि वोटिंग के द्वारा चुने जा रहे थे नेता, लेकिन वोटिंग जो था वो बढ़ चुका था दो हिस्सों में। सिंगली लोग जो थे वो अपने ही पक्ष के लोगों को वोट दे रहे थे। अब वो ऐसा नहीं देख रहे थे कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है। वो क्या देख रहे थे कि ये है जो है वो सिंगली लोगों के लिए काम करे। तो इसलिए जो है वहाँ पर और टकराव बढ़ गया। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी 1956 में श्रीलंका में एक कानून पारित किया गया, जिसमें क्या हुआ कि तमिलों को एक साइड धकेल दिया गया और वहाँ के जो सिंगली लोग थे, सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी वहाँ की जो मेन राष्ट्रभाषा राजभाषा है वो सिंगली हो गई। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। और एक नीति और उन्होंने चलाई जिसमें सरकारी नौकरी हो, विश्वविद्यालयों में एडमिशन हो, आपके कॉलेजेस में या फिर कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, सबसे पहले सिंगली लोगों को प्राथमिकता, यानी सबसे पहले सिंगली लोगों को पूछा जाएगा और बाद में किसी का नंबर आएगा। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब चूँकि जो सिंगली लोग थे वो संख्या में ज़्यादा थे, तो उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहाँ की जो पार्टी थी उसने सिंगली लोगों को और सिंगली भाषा को जो है संरक्षण प्रदान किया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। यानी अब जो थे तमिल लोग अपने आप को जो बहुत नाराज़ हो गए इससे और अपने आप को देश से अलग समझने लगे। उन्हें लगा कि ये जो है हमारी परवाह तो कुछ कर नहीं दी है पार्टी, तो इस पार्टी को हटाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी शैलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियाँ उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। यानी जो सारी सिंगली पार्टियाँ हैं वो उनके धर्म को, उनके भाषा को, सबको छोड़कर जो है केवल सिंगली लोगों के पास जा रही हैं और उनकी संस्कृति को जो है वो ध्यान नहीं दे रही हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। और उन्हें क्या लगा कि जो हमारे अधिकार हैं कि सबको बराबरी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उससे जो है हमें वंचित किया जा रहा है। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। यानी इन सब फैसलों से क्या हुआ कि जो सिंगली और तमिल दोनों लोग थे, दोनों के बीच टकराव बढ़ने लगा और उनके जो संबंध थे वो बिगड़ते चले गए। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक कर देना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। यानी अब तमिलों को भी गुस्सा आ चुका था, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई वहाँ पर उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मांग की कि उन्हें जो है बराबरी मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने जो है अपनी स्वायत्तता हासिल करने के लिए, यानी अपना शासन हासिल करने के लिए जो है संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। अब वो ये चाहते थे बाद में कि उन्हें जो है वो तमिल का जो इलाका है वहाँ की उन्हें शासन दे दिया जाए। ज़रूरी नहीं है हमें पूरे देश पे करना, जहाँ तमिल लोग हैं वहीं पर शासन दे दो। उनकी इस मांग को भी जो है वो ठुकरा दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब जो वहाँ के तमिल लोग थे उन्होंने 1980 के दशक में अब एक अपनी खुद की सरकार बनाई, जो कि ईलम के नाम, ईलम सरकार जिसे कहा गया, इसका ईलम सरकार को कहते हैं। तो एक नई सरकार बनाई जो तमिलों के हित में काम करेगी, जिसका नाम था तमिल ईलम, यानी तमिल सरकार।
श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। यानी इनके बीच जो बड़े बड़े टकराव हो रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो टकराव थे वो गृह युद्ध में बदल गए। यानी आपस में जो थे वहाँ के लोग आपस में लड़ने लगे, सिंघली और तमिल लोग। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। जो अधिकतर परिवार थे वो दूसरे देशों में चले गए। इसमें भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र। दोस्तों, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसे पढ़ लो, क्योंकि ये जो है ये भी आपका मेन टॉपिक है और जो चैप्टर है वो आपका आ रहा है, तो पढ़ लो। और अगर आपका कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो उसमें जो है हमें विकास, स्वास्थ्य और के मामले में बताया गया है। और हमें उसमें यह बताया गया था कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। यानी उस चैप्टर में जो है मैंने आपको पूरा बताया इसको एकदम बारीकी से, तो आप जो है वहाँ से इसे पढ़ लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ और 2009 में ये गृह युद्ध अंत हो गया और उसके बाद जो है किसी ने भी युद्ध नहीं किया। अब बेल्जियम की समझदारी, यानी अभी जो था हमने क्या पढ़ा था, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, और अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी। यानी बेल्जियम ने क्या क्या समझदारी दिखाई जिससे वहाँ पर युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने जो है एक ही समूह को बढ़ावा नहीं दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। यानी बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी वहाँ के जो अंतर थे लोगों के बीच और जो विभाजन थे, वहाँ की सरकार ने उसे स्वीकार किया, यानी उसे माना और उन्होंने फैसला किया कि दोनों को एक साथ ही लेकर चलना है। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। यानी 23 साल के रिकॉर्ड में, यानी 1970 से और 1993, यानी 23 साल के अंतराल में उन्होंने एक ही चीज़ के ऊपर 4 बार संविधान को बदला कि जो है किसी को भी जो भी इस देश में रहता है उसको अकेलापन महसूस ना हो, उसे ये ना लगे कि जो है सरकार को हमारी परवाह नहीं है या फिर वो राष्ट्र से अलग है, ऐसा किसी को भी ना लगे। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल, विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यहाँ पर जो है हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। मैं आपको ये एक पॉइंट ए रहा तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों में बताया गया है कि किस तरह से जो है उन्होंने समझदारी दिखाई बेल्जियम ने और अपने यहाँ हो रही विविधता को और वहाँ पर फैल रही उनके लोगों के बीच टकराव को कैसे कम किया और उसे समाप्त कर दिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी संविधान में सबसे पहले ये बात कही गई कि जो केंद्र सरकार है, यानी जो पूरे देश को चलाती है, उसमें फ्रेंच और डच दोनों भाषा के लोग बराबर मात्रा में रहेंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी अगर कोई कानून पारित करना है तो उन्हें जो है दोनों भाषाओं की बहुमत प्राप्त करनी पड़ेगी, चाहे वो डच भाषा हो चाहे वो फ्रेंच भाषा हो। कोई एक भाषा जो है या फिर कोई एक भाषी लोग जो है वो कानून को पारित नहीं कर सकते। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई हैं। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। जैसा कि भारत में होता है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के उत्तरदायी नहीं है। यानी अगर राज्य सरकार कुछ भी करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो केंद्र सरकार से पूछकर करे, उसकी इच्छा है वो अपने राज्य में क्या करना चाहती है। ऐसा ही बेल्जियम में भी कर दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। और ब्रुसेल्स में एक जो राजधानी है वहाँ की, उसमें एक अलग सरकार है। ना तो वहाँ पर डच लोगों का शासन है, ना ही वहाँ पर फ्रेंच लोगों का, वहाँ पर एक अलग ही समुदाय का शासन है। फ्रेंच वासी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा थे, 80% जो लोग थे वो फ्रेंच के थे राजधानी में वहाँ की, लेकिन पूरे देश में तो डच भाषी लोग थे।
तो वहाँ पर जो है क्यों स्वीकार किया फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में? क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। यानी पूरा देश ये जो आपका है इसमें ये आपकी राजधानी, तो पूरे देश में तो डच भाषी लोग हैं और आपकी जो राजधानी है उसमें केवल फ्रेंच भाषी ज़्यादा है। तो पहले डच भाषी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि दो पूरे देश पर जो है बराबर हक रहेगा। उसके बाद फ्रेंच भाषी लोगों ने भी ये स्वीकार कर लिया कि राजधानी पर दोनों का बराबर रहेगा। यानी पहले डच भाषी लोगों ने स्वीकार किया और उसके बाद फ्रेंच भाषी लोगों ने। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। यानी यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार काम करती है जो कि अभी ब्रुसेल्स में थी, जिसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं, और वो पूरे समुदाय के लिए यानी पूरे समाज के लिए काम करती है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहें वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। यानी ये जो है डच, फ्रेंच और जर्मन इनको कोई मतलब नहीं है कि ये इन तीनों भाषाओं में क्या हो रहा है, और ये क्या करते हैं कि ये पूरे समुदाय के लिए निर्णय लेते हैं। और किस किस चीज़ के लिए लेते हैं? इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। यानी ये सरकार ऐसे फैसले लेती है जो कि लोगों के हित में हो और पूरे समुदाय जो है इसको स्वीकार कर सके। और वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, वो इस सरकार को ज़रूर जो है वो चुनते हैं, क्योंकि ये सरकार ही सब में शांति कायम करती है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, यानी बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत जटिल है। जटिल यानी कि इसमें इतना सब कुछ है, पूरा भरा भरा है कि कैसे क्या होगा, कैसे किसका शासन चलेगा, इसमें जो है बहुत भरा भरा है, इसलिए जटिल है। निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। यानी अगर ये व्यवस्था वहाँ पर नहीं लाई जाती, वहाँ के नेता अगर इस व्यवस्था को नहीं लाते और अगर वहाँ पर गृहयुद्ध हो जाता और स्थिति बिगड़ जाती, तो बेल्जियम जो था वो दो देशों में बट जाता है। यानी देश वहाँ के अलग अलग हो जाते। जो डच भाषी लोग थे वो अलग चले जाते, अपना अलग देश बनाते, और जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो अपना अलग देश बनाते। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोप संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यानी जब दोनों जो यूरोपीय देश थे उन्होंने जब साथ मिलकर संघ बनाया। संघ जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला चैप्टर मैं आपके लिए जल्द से लाऊंगा, सेकंड चैप्टर। अभी इस चैप्टर की बात करते हैं। जो संघ है, यूरोपीय संघ जो बना, उसमें ब्रुसेल्स जो राजधानी थी उसे वहाँ का मुख्यालय चुना गया। तो गाइस ये पार्ट में इतना ही। आपका आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपका जो है मेन टॉपिक मैं आपको बता दूं, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ये जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम ये भी पढ़ेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।